दोस्तों स्वागत है आपका बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, चीन को जवाब देने की तैयारी, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्स लद्दाख में तैनात। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए मिशन मोड में आई मोदी सरकार। जी हां, इसके अलावा दोस्तों भारत के डिजिटल स्ट्राइक से चीनी कंपनी को 45,000 करोड़ का नुकसान। साथ में ये भी जानिए, चीन से तनाव के बीच और ताकतवर होगी वायुसेना, 21 मेग और 12 सुखोई खरीदेगा भारत। जी हां दोस्तों, इसके अलावा चाइनीज खिलौनों पर योगी सरकार का हथौड़ा, यमुना प्राधिकरण ने टॉय सिटी की जमीन के लिए मंजूरी दी। जी हां, इसके साथ ही दोस्तों भारत के लोगों ने चीन को दिखाई उसकी औकात। 15 दिनों में चाइनीज मोबाइल की बिक्री हुई आधी। जी हां, ऐसे में दोस्तों आपके पास अभी किस कंपनी का स्मार्टफोन है, हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अनलॉक 2.0 पे आई बड़ी खबर, जानिए अब कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती। जी हां दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी ही देर में बताया जाएगा आपको। इसके साथ ही कोरोना पे गृह मंत्रालय में बैठक खत्म, राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर। जी हां, तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और छोटी सी घंटी को भी दबा दें। दोस्तों अगर ये खबरें आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। चीन को जवाब देने की तैयारी, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्स लद्दाख में तैनात। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां वे अभ्यास कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। उन्हें उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया है, जिससे चीन के साथ दुश्मनी बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है। भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट है जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती है। आइए बात करें अगली बड़ी खबर के। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए मिशन मोड में आई मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मंत्री समूह की सभी बैठकों में आत्मनिर्भर भारत के नारे को जमीन पर उतारने के लिए मंत्रियों से उनके मंत्रालयों और विभागों से संबंधित आइडियाज मांगे। इसके पीछे पीएम का मकसद था कि सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक पैकेज के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल जैसे कैंपेन के माध्यम से मेक इन इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम कर सके। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट मंत्री ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सुझाव दिया है कि भारत एक इलेक्ट्रॉनिक हब बन गया है। कई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां खुल गई हैं, पर यहाँ टीवी, मोबाइल, एलईडी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की असेंबलिंग होती है, जबकि उनके पार्ट्स चीन जैसे देशों से आते हैं। ऐसे में हमें चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पार्ट्स भी भारत में ही बनाने चाहिए। बात करें अगली बड़ी खबर की। भारत के डिजिटल स्ट्राइक से चीनी कंपनी को 45,000 करोड़ का झटका, भारी पड़ेगा टिकटॉक सहित 59 ऐप पर बैन। जी हां दोस्तों, बॉर्डर पे तनातनी के बीच भारत सरकार ने चीनी ऐप्स पे सख्ती दिखाते हुए कुल 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चीनी ऐप्स बैन करने को डिजिटल स्ट्राइक बताया है। फिलहाल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह मान लिया है कि इससे चीन को बड़ा नुकसान होगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के इस पैंतरे से चीनी इंटरनेट कंपनी बाइटडांस को करीब $6 बिलियन यानी $600 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये भारतीय रुपए में करीब 45,000 करोड़ रुपए के करीब है। बाइटडांस टिकटॉक और हेलो ऐप की पेरेंट कंपनी है। आइए बात करें अगली बड़ी खबर के। चीन से तनाव के बीच और ताकतवर होगी वायुसेना, 21 मेग और 12 सुखोई खरीदेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पे तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है। मिग 29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। साथ ही मौजूदा मिग 21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी कराया जाएगा। इस पे करीब 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को हाल से खरीदा जाएगा, जिन पे 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात करें अगली बड़ी खबर की। चाइनीज खिलौनों पर योगी सरकार का हथौड़ा, यमुना प्राधिकरण ने टॉय सिटी की जमीन के लिए मंजूरी दे दी। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बिगड़ते संबंधों के बाद चीन से कम आयात करने के लिए देश की नीतियां तैयार हो रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीन के सबसे मुनाफे के सौदे पर चोट की है। योगी सरकार अब चाइनीज खिलौनों को कंपटीशन देने के लिए प्रदेश के अंदर टॉय हब तैयार करने जा रही है। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, चीन के खिलौनों को भी मार्केट से रिप्लेस करना आसान हो जाएगा। देश में चीन से आयात होने वाले चाइनीज खिलौनों पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जो पहले 20% थी उसे अब 60% कर दिया गया है। ऐसे में चीन से आने वाले खिलौने अब महंगे हो जाएंगे। चाइनीज खिलौनों की महंगाई को देखते हुए टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगे आई है। इस एसोसिएशन ने यमुना प्राधिकरण के अफसरों से मुलाकात की और बताया कि टॉय सिटी बसाना समय की मांग है। इसके लिए उन्होंने 50 एकड़ जमीन की
की मांग भी की है। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। भारत के लोगों ने चीन को दिखाई उसकी औकात, 15 दिन में चाइनीज मोबाइल की बिक्री हुई आधी। जी हां दोस्तों, देश भर में चीन के सामानों की बिक्री दर काफी तेजी से घटी है। एक निजी मीडिया की खबर के अनुसार भारत के कई बाजारों में चीनी मोबाइल की बिक्री दर आधी हो गई है। जहां पहले लोग चीन के मोबाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाते थे, वहीं अब इनकी डिमांड खत्म हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन से ग्राहक अब किनारा करने लगे हैं। भारतीय ग्राहक अधिकतर कम पैसों में ज्यादा फीचर्स वाला मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, जिससे उनकी जेब पे असर न पड़े। मोबाइल मार्केट में ज्यादातर चाइनीज कंपनी के फोन कम पैसे में ज्यादा फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं। दुकानदार बताते हैं कि चाइनीज कंपनियों के मोबाइल्स की बिक्री पे पिछले कुछ दिनों में खासा असर पड़ा है। मार्केट में चाइनीज फोन के अलावा अन्य विकल्प नहीं होने के कारण लोग फोन खरीद भी नहीं रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक अब इंडियन फोन ही ढूंढते हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की। अनलॉक 2.0 गाइडलाइंस, जानिए कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती। जी हां दोस्तों, अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू का समय बदल गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कामकाज शुरू हो सकेगा। अलग अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। IT, रेलवे, हाईवे प्रोजेक्ट के बाद चीन को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा झटका देने की तैयारी में भारत। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच सीमा तनाव के चलते भारत सरकार चीन की कंपनियों के देश में निवेश पर पैनी नजर रख रही है। पहले सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया। रेलवे प्रोजेक्ट में सरकार ने चीन की कंपनियों को बड़ा झटका दिया। हाईवे प्रोजेक्ट्स में सरकार ने चीनी कंपनियों से दूरी बना ली है, लेकिन सरकार यहीं रुकने के मूड में नहीं है। मोदी सरकार 55,000 करोड़ रुपए के उन प्रोजेक्ट्स पे पैनी नजर बनाए हुए है जिसमें चीन की कंपनियों ने बड़ी बोली लगाई है। थर्मल पावर सेक्टर में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण के क्षेत्र में चीन की कंपनियों ने जिन प्रोजेक्ट्स में अपनी बोली लगाई है, उस पे सरकार की पैनी नजर है। बात करें अगली बड़ी खबर के। तिल मिलाए चीन को सबक सिखाने की तैयारी में भारत, बैन हो सकता है चीनी मीडिया। जी हां दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS ने भारतीय समाचार पत्रों एवं मीडिया वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित करने के चीन के कदम की निंदा की है और भारत सरकार से देश में चीन के मीडिया तक पहुंच को बैन करने के लिए तेजी से कदम उठाने की अपील की है। INS अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने कहा कि भारतीय समाचार पत्रों और मीडिया वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित करने का चीन सरकार का कदम अनुचित है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से उन्नत फायरवॉल बनाकर VPN सर्वर के जरिए भी पहुंच बाधित कर दी गई है। सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। ये प्रतिबंध लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच मौजूदा तनावपूर्ण स्थितियों के बीच लगाए गए हैं। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। प्रियंका गांधी पर वार, परेश रावल का ट्वीट, दादी की नाक कटवा दी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा है। परेश रावल ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मुफ्त के बंगले में रहकर पोती ने दादी की नाक कटवा दी। मालूम हो कि मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी से 1 अगस्त तक नई दिल्ली स्थित उनका सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला है। परेश रावल द्वारा किया गया ये ट्वीट सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। हालांकि अपनी बात कहते वक्त परेश ये भूल गए कि ये बंगला प्रियंका को मुफ्त में नहीं मिला था। बात करें अगली बड़ी खबर की। अब बिजली के क्षेत्र में चीन को झटका देगा भारत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा कि भारत की ओर से कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि आसानी से होने वाले आयात को सख्त किया जाए। चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कस्टम के साथ साथ नियमों में सख्ती बरती जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत इतनी ताकत रखता है कि हम आर्थिक लेवल के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में भी चीन को धकेल सकें। आज पूरी दुनिया भारत के साथ है, इसमें भारत के मजबूत नेतृत्व का हाथ है। चीनी निवेश थमने के बाद भारत में पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि हम अपने देश में आपूर्ति को अपने दम पे पूरा कर सकते हैं। पहले सामान इसलिए मंगाया जाता था क्योंकि चीन सस्ते दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई है। RK सिंह ने कहा कि अब घर के सामान पर निर्भरता बढ़ेगी क्योंकि हर भारतीय चाहता है कि चीन को कड़ा सबक सिखाया जाए। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। आइए जानते पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जिस खबर का इंतजार था उसका ऐलान कर दिया गया है। जानलेवा महामारी कोरोना वायरस की वजह से पिछले करीब 4 महीने से बंद पड़े स्कूलों को अब दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए न केवल तारीख का ऐलान कर दिया गया है बल्कि स्कूल खोले जाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन विभाग ने फैसला किया है। 27 जुलाई से स्कूल खोले जाने का यह फैसला हरियाणा में लिया गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की। कोरोना पर गृह मंत्रालय में बैठक खत्म,
राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर। जी हाँ दोस्तों, बैठक में दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना पर दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो, इस पे भी चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक यूनिट के तहत काम करने और कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों पर बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही एनसीआर में कोरोना टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जाए, इस पे भी इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई। बैठक में दिल्ली एम्स के निदेशक भी शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारियां मिली होंगी। हम बस आपसे बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, रोजाना इस तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।